आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय का अध्याय 15 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। तो बच्चों, इस पाठ में हम समझेंगे कि प्राकृतिक परिघटनाएं कौन कौन सी होती है और ये क्यों उत्पन्न होती है, यानी कि ये आवेशों के कारण किस प्रकार से उत्पन्न होती है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे तड़ित के बारे में, यानी कि बिजली जब गिरती है तो वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है, उसमें कौन कौन से आवेशों के कारण जो है विद्युत विसर्जन की घटना होती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि जब बरसात का मौसम आता है तो क्या होता है, बादल जो होते हैं वो उमड़ घुमड़ कर आते हैं और इसी के साथ साथ कभी कभी क्या भी होता है, बिजली भी चमकती है और तेज गर्जना भी हमें सुनाई देती है। तो बच्चों, ये जो घटनाएं हैं ये क्या है, प्राकृतिक परिघटनाएं हैं, यानी कि प्रकृति के द्वारा ही अपने आप ही हो रही है। और बच्चों, कभी कभी क्या होता है, पवन, तूफान या फिर चक्रवात आदि भी आते हैं और ये जो तूफान और चक्रवात हैं कभी कभी बहुत विनाशकारी हो जाते हैं, यानी कि क्या होता है, इनसे जो है मानव जीवन को और संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचती है। तो ये जो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जैसे कि तड़ित यानी कि बिजली का गिरना या फिर भूकंप, इन परिघटनाओं के बारे में ही हम इस अध्याय में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तड़ित की। बच्चों, तड़ित क्या होता है, तो तड़ित जो है वो भी एक विशाल स्तर की चिंगारी होती है। आपने देखा होगा कभी कभी जो हमारे घरों के आसपास जो बिजली के खंभे होते हैं उनके तार जब ढीले हो जाते हैं और कभी बहुत तेज हवा चलती है और तार आपस में संपर्क में आते हैं तो उनमें से एक चिंगारी उत्पन्न होती है। या फिर कभी कभी घरों में भी हम देखते हैं कि जब हम प्लग को सॉकेट में लगाते हैं और वो थोड़ा ढीला हो जाता है तो उसमें भी चिंगारी उत्पन्न होती है। तो ये जो तड़ित है ये भी उसी प्रकार की एक विद्युत चिंगारी होती है, लेकिन ये क्या होती है, बहुत ही विशाल स्तर की होती है। जो चिंगारी हम घर में देख रहे हैं वो बहुत छोटी चिंगारी है, जबकि तड़ित जो है वो बहुत ही विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है। और ये क्यों उत्पन्न होती है, ये बादलों के अंदर आवेश के इकट्ठा होने के कारण उत्पन्न होती है। तो क्या कहेंगे बच्चों हम इसे, कि तड़ित एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी होती है जो यह बादलों में आवेश एकत्रित होने के कारण पैदा होती है। बच्चों, पुराने ज़माने में लोग जो थे इन चिंगारियों का कारण नहीं जानते थे और क्या समझते थे, वो इसे भगवान का क्रोध मानते थे। ये मानते थे कि हमसे कोई गलती हो गई, इस कारण भगवान क्या हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं और इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं, इस तरह की जो चिंगारियां हैं वो उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन बच्चों, जो यूनानी लोग थे वो इन चिंगारियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते थे। उन्हें पता था कि क्या है, जब हम एम्बर को फर से रगड़ते हैं तो क्या होता है, एम्बर क्या होता है बच्चों, एक कठोर पदार्थ होता है और उससे जब हम फर से रगड़ते हैं तो क्या करता है, वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यूनानी जो थे इन चिंगारियों के बारे में बहुत पहले से जानते थे। बच्चों, आपने देखा होगा जब हम घरों में जब अपने ऊनी वस्त्रों को उतारते हैं तो उनमें से चट चट की ध्वनि उत्पन्न होती है और जब हम अंधेरे में इन ऊनी वस्त्रों को उतारते हैं तो उनमें से कुछ चिंगारी भी हमें दिखाई देती है। तो बच्चों, ये जो चिंगारी है या फिर जो तड़ित गिरने की घटना है वो समकक्ष घटना ही मानी जा सकती है। जो वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने 1752 में बताया था कि जो तड़ित हो रही है या फिर वस्त्रों में जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है वो क्या है, एक ही परिघटना है और किस वजह से हो रही है, ये आवेश अर्जित करने के कारण हो रही है। अब बच्चों, ये जो आवेश है ये किस प्रकार से अर्जित होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रगड़ के द्वारा आवेशन किस प्रकार से होता है। जब हम ऊनी वस्त्रों को उतारते हैं तो हमारी त्वचा से वो ऊनी वस्त्र रगड़ खाते हैं और इसके कारण उनमें आवेश उत्पन्न होता है। चलिए इसे क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। क्या करेंगे बच्चों, हम एक बॉल पेन की खाली रिफिल लेंगे और क्या करेंगे, हम उसे किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ेंगे। जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, पॉलीथीन के टुकड़े से उस रिफिल को रगड़ेंगे। अब क्या करना है, हमें छोटे छोटे हम कागज़ के टुकड़े लेंगे और उस रिफिल के समीप लाएंगे। यहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जो रिफिल का आवेशित सिरा है उसे हमें अपने हाथ से या किसी धातु से नहीं छूना है, वरना क्या होगा, उसमें से आवेश निकल जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो रिफिल का रगड़ा गया सिरा है वो हमारे हाथों से या किसी धातु की वस्तु से ना छुए। तो क्या होगा बच्चों, इस क्रियाकलाप को हमें क्या भी करना है, अलग अलग छोटी छोटी वस्तुओं से करना है। जैसे छोटी छोटी हमने सूखी पत्तियां ली, भूसे लिए तथा सरसों के दाने। ज़्यादा बड़ी वस्तुओं के साथ में हमें इसे नहीं करना है, छोटी छोटी वस्तुएं लेनी है क्योंकि जो रिफिल है वो ज़्यादा बड़ी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित
नहीं कर पाएगी। अब बच्चों आप देखेंगे कि जब आपने क्या किया, जो रिफिल को आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास में लाए तो क्या होगा, जो कागज़ के टुकड़े हैं वो रिफिल की ओर आकर्षित होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि हमने जब रिफिल को आवेशित किया था तो उसमें कुछ आवेश उत्पन्न हो गया था और वो कागज़ के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। इसी प्रकार बच्चों क्या होता है, जब हम प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ते हैं या फिर जो हमारा प्लास्टिक का कंगा है उसे हम सूखे बालों से रगड़ते हैं तो क्या होता है, ये वस्तुएं कुछ आवेश अर्जित कर लेती है। और इसी के साथ साथ बच्चों क्या हो रहा है कि जब हमने रिफिल को प्लास्टिक की थैली से रगड़ा तो रिफिल में भी आवेश उत्पन्न होगा और प्लास्टिक की थैली जो है वो भी आवेशित हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम प्लास्टिक के कंघे को सूखे बालों से रगड़ रहे हैं तो कुछ आवेश कंघे में उत्पन्न होगा और कुछ आवेश जो है बालों में भी उत्पन्न होगा। और जब इन वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम आवेशित वस्तुएं कहते हैं। यानी कि जिन वस्तुओं में आवेश उत्पन्न हो गया है, जिन्होंने आवेश अर्जित कर लिया है, उन्हें क्या कहेंगे हम? आवेशित वस्तुएं कहते हैं। अब ये जो आवेशित वस्तुएं हैं इनमें परस्पर अन्योन्य क्रिया किस प्रकार से होगी, चलिए उसे समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। इसको समझने के लिए बच्चों हमें क्रियाकलाप करेंगे। क्या करना है, हमें लेने हैं इस तरह से दो गुब्बारे और उनको हमें फुला लेना है और इस तरह से उनको लटकाना है कि एक दूसरे को स्पर्श ना करें। कुछ दूरी पर जो है हमें इन दोनों गुब्बारों को लटका देना है। अब क्या करेंगे हम कि दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से रगड़ कर क्या करेंगे, आवेशित करेंगे और फिर इन्हें छोड़ देंगे। तो बच्चों जब हम देखेंगे तो क्या होगा, जो दोनों गुब्बारे हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। जब हमने इन्हें आवेशित कर दिया उसके बाद जब हमने इन्हें पास में रखा तो दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब क्या करना है हमें, अब हम लेंगे बच्चों दो रिफिल लेंगे, पेन की दो बेकार रिफिल लेंगे और इस तरह से हमें एक रिफिल को जो है ग्लास में रख देना है। यहाँ पर हम ग्लास को जो है एक स्टैंड की तरह काम में ले रहे हैं। अब क्या करना है बच्चों हमें कि जो हमारी दूसरी रिफिल है उसे हमें क्या करना है, पॉलीथीन से रगड़ना है और इस पहले वाली रिफिल के पास में ले जाना है। इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि हमने जब क्या किया है, इस रिफिल को क्या किया है, पॉलीथीन से रगड़ा है यानी कि इसे आवेशित किया है, तो हमारा जो हाथ है वो उस रिफिल पर ना छुए। यानी कि जिस सिरे को हमने आवेशित किया है उसे हमें छूना नहीं है। जैसे हमने आवेशित किया तुरंत हमें क्या करना है, इस दूसरी रिफिल के पास में उसे ले जाना है। तो आप क्या देखेंगे कि दोनों रिफिल क्या होगी, एक दूसरे से दूर जाएगी। यानी कि जो ग्लास में रखी हुई रिफिल है वो इस आवेशित रिफिल से दूर जाने का प्रयास करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है बच्चों हमें, अब हम लेंगे एक रिफिल और क्या लेंगे, एक गुब्बारा लेंगे। तो क्या करेंगे हम, इस तरह से हमने इस गुब्बारे को क्या कर लिया है बच्चों, आवेशित कर लिया है। किसी ऊनी कपड़े से रगड़कर हम इसे आवेशित कर लेंगे और जो हमारी रिफिल है उसके पास इस गुब्बारे को लेकर आएंगे। रिफिल के निकट जो है वो फूला हुआ हम आवेशित गुब्बारा लेकर आएंगे और फिर हमें क्या करना है बच्चों, इसे हमें प्रेक्षण नोट करना है। क्या किया हमने इसमें, हमने इस रिफिल को भी आवेशित करके ग्लास में रखा है और एक गुब्बारा जो है उसे भी हमने आवेशित कर दिया है और दोनों को हम पास पास लेकर आ रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों, जो पहले हमने दोनों क्रियाकलाप करे उससे कुछ अलग ही प्रेक्षण हमें दिखाई देंगे। क्या होगा, गुब्बारा और रिफिल क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। यानी कि हमने क्या क्या प्रेक्षण नोट किए बच्चों, सबसे पहले क्रियाकलाप में क्या हुआ कि जब एक आवेशित गुब्बारा था उसने क्या किया, दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। यानी कि क्या कर रहे थे, दोनों गुब्बारे एक दूसरे से दूर जा रहे थे। दूसरे क्रियाकलाप में क्या हुआ कि एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को भी क्या किया, प्रतिकर्षित किया। यानी कि दूसरी रिफिल भी क्या हुई, उससे दूर जा रही थी। लेकिन जब हमने क्रियाकलाप को तीसरी बार किया तो क्या हुआ कि एक आवेशित गुब्बारा जो था वो क्या कर रहा था, दूसरी आवेशित रिफिल को आकर्षित कर रहा था। यानी कि वो इसके पास में आ रहा था। अब बच्चों ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है इन वस्तुओं पर भिन्न भिन्न आवेश के कारण। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो आवेश है वो हमारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। यानी कि वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। और क्या होता है इनमें कि जो सजातीय आवेश होते हैं, यानी कि समान आवेश है, जैसे कि एक वस्तु पर धन आवेश है और दूसरी वस्तु पर भी धन आवेश है, तो क्या करेंगे, सजातीय आवेश जो है आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित
करते हैं, जबकि विजातीय आवेश जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि यदि एक वस्तु पर धनावेश है और दूसरी वस्तु पर ऋणावेश है तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित होगी। तो हम क्या कहेंगे कि जब वस्तुओं पर समान आवेश होगा तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी कि उन्हें प्रतिकर्षित करेंगी। जबकि वस्तुओं पर जब भिन्न भिन्न आवेश होगा, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश, तो क्या करेंगी, वो एक दूसरे के पास में आएंगी, एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो बच्चों इससे क्या होगा कि हमारे पास में हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु पर धनावेश है और कौन सी वस्तु पर ऋणावेश है, यानी कि समान आवेश किस पर है और किस पर जो है विपरीत आवेश है। अब बच्चों जब हम क्या करते हैं, रेशम को जो है, रेशम के कपड़े पर किसको रगड़ते हैं, कांच की छड़ को रगड़ते हैं, तो उसके ऊपर जो है धन आवेश उत्पन्न होता है। कांच की छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है। जब भी हम एक वस्तु पर दूसरी वस्तु को रगड़ रहे हैं तो दोनों वस्तुओं पर जो है भिन्न भिन्न आवेश उत्पन्न होता है। एक वस्तु पर धनावेश उत्पन्न होगा तो दूसरी वस्तु पर ऋणावेश होगा। और बच्चों ऐसा माना जाता है, मान्यता के अनुसार हम क्या मान रहे हैं कि जब हमने कांच की छड़ को रेशम के ऊपर रगड़ा तो कांच की छड़ जो है वो धनावेशित होगी, तो रेशम का कपड़ा कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। चलिए बच्चों ये हो गई धनावेश और ऋणावेश की बात। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास में कि इन आवेश का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, यानी कि आवेश जो है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं। इसके लिए भी हम क्या करेंगे बच्चों, एक क्रियाकलाप करके देखेंगे। क्या करना है हमें, एक हम खाली बोतल लेंगे, कांच की खाली बोतल लेंगे इस तरह से। फिर क्या करना है हमें, बोतल के मुंह पर उसके ढक्कन के साइज से थोड़ा बड़ा कार्डबोर्ड रखना है। इस तरह से हमने क्या किया, जो बोतल का मुंह इतना है तो हमने थोड़ा बड़ा जो है इसके ऊपर कार्डबोर्ड रख देंगे और उस कार्डबोर्ड में हम एक छेद कर देंगे। अब लेनी है बच्चों हमें एक पेपर क्लिप। पेपर क्लिप को हम लेंगे और उसे हम सीधा खोल लेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, हम एल्यूमिनियम की पन्नी लेंगे और उसकी क्या करेंगे, 4x1 सेंटीमीटर साइज की जो है दो पतली पतली पट्टियाँ काट लेंगे। इस तरह से हमें जो है दो पतली पट्टियाँ काट लेनी है और उन पट्टियों को हम लगा देंगे हमारी जो पेपर क्लिप हमने खोली थी उसके अंदर हम इनको फंसा देंगे। और पेपर क्लिप को हमें क्या करना है, जहाँ हमने कार्डबोर्ड पर छेद किया था उसमें हमें इस पेपर क्लिप को लटका देना है। और हमें किस तरह से लटकाना है बच्चों, कि पेपर क्लिप जो है वो गत्ते के लंबवत रहनी चाहिए, यानी कि गत्ता हमारा इस तरह से, तो पेपर क्लिप इसके लंबवत रहनी चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, हम अब लेंगे हम एक रिफिल और रिफिल को कर देंगे हम आवेशित। रिफिल को हमने रगड़ कर किसी वस्तु से, पॉलीथीन की थैली से या किसी और वस्तु से रगड़ कर हम क्या कर देंगे, उसे आवेशित कर देंगे। और उस रिफिल को हम लाएंगे, ये जो हमारी पेपर क्लिप है उसके जो बाहर निकला हुआ सिरा है उसके समीप लेकर आएंगे। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक चमत्कार होगा। क्या होगा कि जो हमारी एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ हैं वो एक दूसरे से दूर जाती है, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। क्यों करती है बच्चों, क्योंकि एल्यूमिनियम की पन्नी जो है उसकी जो पट्टियाँ हैं उन्होंने क्या किया, पेपर क्लिप से आवेश को ले लिया। कौन से आवेश को, जो हमने रिफिल को आवेशित किया था वो आवेश पेपर क्लिप में आया और पेपर क्लिप से होते हुए कहाँ पहुँच गया, वो एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियों तक पहुँच गया। तो क्या हो रहा है कि पट्टियाँ जो है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही है और एक दूसरे से दूर हट जाती है। बच्चों क्या हो रहा है, इसमें आवेश का स्थानांतरण हो रहा है रिफिल से पेपर क्लिप में और पेपर क्लिप से कहाँ पर हो गया, उन एल्यूमिनियम की पट्टियों तक हो गया। अब क्योंकि रिफिल में एक ही प्रकार का आवेश था तो जब दोनों पट्टियों पर समान आवेश हो गया तो क्या होंगे, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो दोनों पट्टियाँ क्या होगी, ये फैल जाएंगी, यानी कि एक दूसरे से दूर हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रकार की युक्ति का प्रयोग हम किसी आवेशित वस्तु को पहचानने में करते हैं, यानी कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इस युक्ति को हम विद्युतदर्शी कहते हैं। क्या परीक्षण कर सकते हैं हम इससे, कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं है। हम यहाँ पर टच करके उस वस्तु को यहाँ पर टच करके हम देख सकते हैं, यदि उसमें आवेश होगा तो क्या होगा, ये पट्टियाँ फैल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु आवेशित है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा बच्चों, जैसे ही हम पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से क्या करेंगे, हाथ से स्पर्श कराएंगे तो जो एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ हैं वो क्या होंगी, पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएंगी, यानी कि जैसी वे पहले थी वैसी स्थिति में ही वापस दोबारा
आ जाएंगी। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? जैसे ही हमने क्या किया, उस पेपर क्लिप को छुआ तो आवेश जो है हमारे हाथों में आ गया और हमारे शरीर से होते हुए कहाँ चला गया, हमारे पाँव से होते हुए नीचे ज़मीन में चला गया। तो क्या कह सकते हैं हम कि पट्टियों को जब हमने स्पर्श किया तो क्या हुआ, जो पन्नी की पट्टियों पर जो आवेश था वो क्या हो गया, हमारे शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और जो पट्टियां हैं वो वापस कैसी हो जाती है, अनावेशित हो जाती है और इसीलिए भी अपनी मूल स्थिति में लौटकर वापस आ जाती है। तो बच्चों ये जो प्रक्रिया है, यानी कि हमने क्या किया, आवेश को कहाँ डाल दिया, पृथ्वी में भेज दिया, इसे हम कहते हैं भू संपर्कण। तो क्या कह सकते हैं हम कि किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, भू संपर्कण कहलाती है। यहाँ पर हमने क्या किया कि जो पट्टियों में आवेश था वो वापस पेपर क्लिप से होते हुए हमारे हाथों में आ गया और हमारे शरीर से होते हुए कहाँ चला गया, पृथ्वी में चला गया, यानी कि भू में वो संपर्क उसका हो गया। तो हम क्या कह रहे हैं, इसे भू संपर्कण कह रहे हैं। और बच्चों ये जो भू संपर्कण की प्रक्रिया है ये कहाँ पर काम में ली जाती है, हमारे जो भवन होते हैं वहाँ पर जो है भू संपर्कण की व्यवस्था की जाती है। क्यों की जाती है कि यदि कभी विद्युत धारा लीक हो रही हो हमारे भवन में तो उससे क्या होगा, विद्युत आघात उत्पन्न हो सकता है, करंट का खतरा जो है वो बढ़ सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, मकानों में भू संपर्कण की व्यवस्था की जाती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझ ली होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो इस वीडियो पर आधारित मैं आपको 2 प्रश्न दे रही हूँ जिनके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों हमारा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, और दूसरा प्रश्न है विद्युतदर्शी किसे कहते हैं। बच्चों अच्छे से आपको समझकर इन दोनों प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं। मिलेंगे हम अगले वीडियो में इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।